अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए शुरू करते हैं। नॉवल की है आज छठी एपिसोड, यानी कि सिक्स एपिसोड बनती है। और इस नॉवल का नाम है नॉवल का नाम है तेरा इश्क मरहम था, और इसको लिखा है तुबा सिद्दीकी ने। तो आइए शुरू करते हैं। साहिल और हाशिर ने घर में आते ही शोर शराबा शुरू कर दिया, मगर रेहान को देखकर वो दोनों खामोश हुए। ओ हीरो, तुम्हें क्या लगा था तुम हमसे झूठ बोलोगे तो हमें सच्चाई का पता नहीं लगेगा? मीरा कहाँ है? बाहर निकालो इसे। किसकी इजाजत से रखा हुआ है तुमने इसे अपने घर में? हाशिर ने गुस्से से रेहान से कहा तो वो हाशिर के रूबरू जाकर खड़ा हो गया। तू कौन होता है मीरा के बारे में सवाल जवाब करने वाला? हाँ, और तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर में खड़े होकर गुंडागर्दी करेगा? रेहान ने अपने सुर्ख अंगारा आंखें हाशिर की आंखों में गाड़ते हुए कहा। हिम्मत की बात तू रहने दे बेटा, अपनी कजन के किडनैपिंग के केस में अंदर करवा सकता हूँ तुझे, समझा? अब मेरा रास्ता छोड़ और मिरा को बुला। हाशिर ने भी रेहान को गुस्से से जवाब दिया। अरे अरे, हमारी प्यारी कजन, तू वहाँ खड़ी है? मेरा बीबी, वहाँ क्यों खड़ी हो? देखो, हम तुम्हें लेने आए हैं। साहिल ने मिरा की तरफ कदम बढ़ाए तो शामिर मिरा के सामने आकर खड़ा हो गया। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, शामिर ने साहिल को पीछे धकेलते हुए कहा। इससे पहले साहिल और शामिर आपस में हाथापाई शुरू करते, रेहान ने पकड़कर साहिल को पीछे धकेला। हाशिर, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये लोग शायद जानते नहीं हैं मिरा अभी 17 साल की भी नहीं हुई है। वो लोग इसे जबरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकते, बल्कि मिरा खुद भी चाहे तब भी वो यहाँ नहीं रुक सकती। साहिल ने सबके ऊपर एक नज़र डालकर कहा। मिरा ने रेहान का बाजू मजबूती से थामा। खौफ से मिरा का वजूद लरजने लगा था। रेहान का ध्यान फौरन मिरा की तरफ गया। मिरा, मिरा मेरी जान, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। तुम ऐसे डरो नहीं, बच्चा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रेहान ने मिरा की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। रेहान का लहजा एकदम तब्दील हुआ था। वो रेहान ही नहीं था जो अब इन लोगों से इतने गुस्से से बोल रहा था। मिरा के लिए इसके अल्फाजों में सिर्फ फिक्र और मोहब्बत थी, जिसे देखकर दूर खड़ी अमल के दिल में कांटे चुभे थे। अल्लाह करे ये लोग ले जाएं इस लड़की को, मेरी जान छूट जाएगी, फिर मैं रेहान को किसी का नहीं होने दूंगी। अमल ने दिल में सोचा। अरे अरे, ये तो मोहब्बत का चक्कर है। अब समझ आया ये इतनी हीरोगिरी क्यों दिखा रहा है, मगर अफसोस इसकी हीरोगिरी किसी काम की नहीं है। ये मिरा को यहाँ नहीं रोक सकता, इसका मिरा के साथ कोई मजबूत रिश्ता तो है नहीं। हाशिर ने हंसते हुए कहा। अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे घर से। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? एहतशाम साहब गुस्से से चीखे तो साहिल और हाशिर ने इन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। क्या बात है भाई, हमारी मिरा ने तो यहाँ बड़े चाहने वाले बना लिए हैं, मगर इस सब का फायदा नहीं है। अरे ओ अंकल, अपनी उम्र का ख्याल करो और चुप करके साइड में खड़े रहो। बिला वजह तुम पे हाथ उठ गया ना तो अध मरे हो जाओगे। साहिल ने बदतमीजी से जवाब दिया तो रेहान ने आगे बढ़कर इसका गला दबाया। क्या भला तू मेरे बाबा पे हाथ उठाएगा? तू, हाँ, मेरे बाबा को अधमरा करेगा तू? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बकवास अपने मुंह से निकालने की? मेरे बाबा तक या मिराह तक पहुंचने से पहले ही मैं तेरे दोनों हाथों की हड्डियों के इतने टुकड़ों में तोड़ूंगा ना कि तू गिन भी नहीं पाएगा। रेहान गुस्से से अपना आपा खो चुका था जब हाशिर ने इसे जबरदस्ती साहिल से अलग किया। देख हीरो, हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, तेरे लिए भी बेहतर है हमसे दुश्मनी नहीं पाल और मेरा को हमारे वाले कर दे। वो अभी 17 साल की भी नहीं हुई है और इसे यहाँ नहीं रोक सकता। हम लोग मिरा पे हक रखते हैं। कौन सा हक और कैसा हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम दोनों? हाशिर ने रेहान को गुस्से से कहा तो इसे अपने पीछे से साहिर की आवाज सुनाई दी। साहिल और हाशिर हैरत से मुड़े तो साहिर आंखों में गुस्सा लिए इन दोनों को देख रहा था। साहिर लाला, आप यहाँ पे? आप तो कनाडा में थे ना? हाशिर ने अपनी हैरानगी छुपाकर पूछा। मैं कहाँ था और कहाँ नहीं, इस बात से तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तुम ये बताओ मिरा पे किस बात का हक जता रहे हो तुम? साहिर ने हाशिर के रूबरू आकर सवाल किया। साहिर को देखकर रेहान थोड़ा ठंडा पड़ा था। जवाब दो, कौन सा हक जताने आए हो तुम दोनों? साहिर ने इतने गुस्से से बोला कि इसकी आवाज की गूंज पूरे घर में फैली थी। लाला, आपको हमारा साथ देना चाहिए। मिरा हमारी कज़न है और वो अभी 18 की भी नहीं। वो अपने सगे रिश्तों की सरबराही में रह सकती है, किसी गैर की नहीं। गैर लफ्ज बोलते हुए साहिल ने रेहान को देखा था, जो अब भी इन्हें गुस्से से घूर रहा था।
हाँ बिल्कुल, इसे अपने सगे रिश्ते की सरपरस्ती में रहना चाहिए और वो रह रही है। मिरहा मेरी सरपरस्ती में रह रही है और मैं मिरहा का भाई हूँ। साहिर की बात पे हाशिर और साहिल दोनों को चुप लग गई थी। इन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि साहिर यहाँ मौजूद होगा। वो तो अपनी मन मर्जियों पे उतरे हुए थे क्योंकि इन्हें यही लगा था कि साहिर कनाडा में है। मिल गया तुम दोनों का जवाब। अब निकलो हमारे घर से और खबरदार जो इस तरफ दोबारा अपना रुख किया तो जान से मार दूंगा तुम लोगों को। रेहान ने गुस्से से कहा तो हाशिर चलता हुआ रेहान तक आया। अभी तो हम जा रहे हैं मगर ये मत सोचना कि तुम मेरा को हमसे बचा लोगे। तुम्हारी आंख के नीचे से मेरा को ले जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाशिर ने रेहान को धमकी दी। अगर तुमने ऐसा किया तो ट्रस्ट मी तुम्हारा वो हाल करूंगा मैं कि तुम्हारे अपने तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। रेहान ने भी इतने ही गुस्से से जवाब दिया। हाशिर खामोशी से साहिल को लेकर चला गया। मिरहा मेरा बच्चा सब ठीक है अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साहिर ने मिरहा के सर पे हाथ रखा तो नम आंखों से मुस्कुराई। साहिर तुम्हारी शर्ट पे ये खून। रेहान ने हाशिर की शर्ट पे खून के धब्बे देखे तो साहिर ने गौर किया। इसकी शर्ट अच्छी खासी खराब हुई थी। यहाँ पहुंचने की जल्दी में वो ध्यान ही नहीं दे पाया था। वो तो शुक्र था कि शहीर ने इसे मैसेज करके यहाँ के हालात के बारे में आगाह कर दिया था। इस टाइम साहिर इतनी तेजी में निकला था कि इसने अपने खून वाली शर्ट भी चेंज नहीं की थी। वो एक्सीडेंट हो गया था रोड पे तो बस उसे अस्पताल ले जाने के चक्कर में ही खराब हो गई। मैं चेंज कर लेता हूँ। साहिर सबसे नजरें चुराता अपने कमरे में चला गया। तब मेरा को लेकर वैसे ही परेशान थे इसलिए साहिर पे किसी का ज्यादा ध्यान नहीं किया। ईमान ने इसका नजरें चुराना नोट किया था। साहिर ने कपड़े तब्दील किए और बाहर हॉल में चला गया जहां जुल्फ़िकार साहब के साथ एहतशाम साहब, शुएब साहब और समीना बेगम बैठी थी। सोहेल साहब के सामने इतना कुछ हो गया था मगर इन्होंने सबकी कंडीशन को समझा था बल्कि रेहान को शाबाशी भी दी जिस तरह वो मिरहा की ढाल बनकर खड़ा हुआ था। दोनों को बहुत सारी दुआएं देकर वो लोग भी कुछ देर पहले ही गए थे। सारी यंग पार्टी छत की तरफ चली गई थी। अमल ने खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। अंकल मुझे आपसे बात करनी है। साहिर, जुल्फ़िकार साहब और एहतशाम साहब के सामने बैठकर मुखातिब हुआ। बेटा बात तो हमें भी तुमसे करनी है। एहतशाम साहब ने कहा तो वो समझ गया। यकीनन रेहान सबसे इसके और ईमान के बारे में बात कर चुका है। जी अंकल बोलिए क्या बात करनी है आपको। साहिर ने तमहीद बांधी। रेहान ने बताया तुम हमारी ईमान को पसंद करते हो और इससे हम शादी के ख्वाहिशमंद हो। जुल्फ़िकार साहब ने कहा तो इसने हामी भरी। जी दादा जान मुझे भी आपसे ईमान के लिए ही बात करनी थी। मैं ईमान को पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। साहिर ने कहा बेटा तुम जानते हो ना वो डॉक्टर बनना चाहती है। एहतशाम साहब ने कहा तो साहिर मुस्कुराया। मैं जानता हूँ अंकल और यकीन करें ईमान को डॉक्टर बनने देखना अब मेरी खुद की भी ख्वाहिश है। मैं इसके ख्वाबों में रुकावट नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ इससे निकाह करना चाहता हूँ रुखसती के लिए जैसे आप लोगों को और ईमान को मुनासिब लगे तब रख ले। मैं ईमान का और अपना रिश्ता मजबूत करना चाहता हूँ। अपनी मोहब्बत को जायज़ नाम देना चाहता हूँ। डॉक्टर बने अपना ख्वाब पूरा करें मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है। अपनी मोहब्बत को जायज़ नाम देना चाहता हूँ। वो डॉक्टर बने अपना ख्वाब पूरा करे मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं। अंकल आंटी मैं ईमान को हमेशा खुश रखूँगा। इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है। प्लीज़ आप अपनी ईमान मुझे दे दें। साहिर ने इल्तिजा की। बेटा तुम गांव में रहते हो ईमान वहाँ कैसे एडजस्ट करेगी। शुएब साहब ने कहा हाँ बेटा और तुम्हारी हवेली वाले कैसे हैं ये हम सब ने ही देख लिया है। जुल्फ़िकार साहब ने कहा मैं ईमान को गांव में नहीं रखूँगा आप लोग मुतमईन रहें। वैसे भी वहाँ मेरा भी कोई नहीं है। जो कुछ इन सब ने मेरे ताया जान और माँ के साथ किया है इसके बाद मैं इन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। ताया जान का बिजनेस मिरहा ने मेरे नाम कर दिया है। इनका बिजनेस संभालना है मुझे तो घर भी शहर में ही लूंगा। ईमान को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। साहिर ने कहा तो सबने एक दूसरे को देखा। साहिर हमें तुम्हारा रिश्ता ईमान के लिए कबूल है और तुम्हारी गारंटी तो वैसे भी रेहान ले चुका है और वो कभी ईमान के लिए गलत फैसला नहीं करता। हम चाहते हैं कि एक बड़े पैमाने पे तुम्हारा और ईमान का निकाह कर देते हैं लेकिन रुखसती ईमान की तालीम मुकम्मल होने के बाद होगी। जुल्फ़िकार साहब ने अपनी बात मुकम्मल की। साहिर की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। आज इसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। दादा जान मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। रेहान कहता हुआ हॉल में दाखिल हुआ। हाँ हाँ बताओ। जुल्फ़िकार साहब ने कहा तो रेहान ने मुस्कुराकर साहिर के कंधे पे हाथ रखा। दादा जान आप लोगों ने शायान शामिर का क्या सोचा है। क्या इन लोगों के लिए नूर और रैनी का रिश्ता कबूल है। रेहान ने सवाल किया। मैं सच कहूँ तो मुझे नूर और रैनी बहुत पसंद आई। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। समीना बेगम ने कहा तो एहतशाम साहब और शुएब साहब ने भी हाँ कर दी थी। दादा जान जब इन दोनों का रिश्ता कबूल है तो फिर एक काम करते हैं ना। सुहेल अंकल वैसे भी इनकी शादी जल्द से जल्द चाहते हैं तो क्यों ना हम पहले इन दोनों का निकाह कर दें और इसी में ईमान की मंगनी
رانی بھی، میری ایک ہی بہن ہے اور میں اس کے سارے فنکشنز کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی بھی ارمان میرے ہوتے ہوئے ادھورا نہیں رہ سکتا۔ ریان کی بات طاہر کو بھی ٹھیک لگی، ایمان کا کوئی فنکشن ادھورا نہیں رہنا چاہیے، اسے اس کے حصے کی ساری خوشی ملنی چاہیے۔ ریان کی بات پہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی، تو پھر ٹھیک ہے، 2 دن کے بعد شایان شامیر کا نکاح اور ایمان کی منگنی رکھتے ہیں۔ اس کے کچھ ٹائم کے بعد ایمان اور طاہر کے نکاح کے ساتھ ساتھ ریان اور مرحا کا بھی نکاح کر دیتے ہیں۔ کیوں طاہر بیٹا منظور ہے؟ ذوالفقار صاحب نے طاہر سے پوچھا تو اس نے مسکرا کر حامی بھری۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے دادا جان، طاہر نے کہا۔ دادا جان کی بات پہ ریان کے چہرے پہ دنیا جہاں کی خوشی آ سمائی تھی۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، کل ہی سہیل صاحب سے بات کر لیتے ہیں، اور ریان تمہیں ایمان سے بھی بات کرنی ہے، یہاں تو سب فائنل ہو گیا مگر ایمان کی رائے بھی لو، احتشام صاحب نے کہا تو ریان مسکراتا ہوا ایمان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ جانتا تھا اسے ایمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی بہن پہ اتنا مان تھا کہ وہ اپنے بھائی کی بات نہیں ٹالے گی، مگر ریان اس پہ اپنا فیصلہ تھوپنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنی بہن کی خوشی بہت عزیز تھی۔ مرحا، ہم دونوں نا شایان بھائی اور شامیر بھائی کی شادی پہ نا سیم ڈریسنگ کریں گے، ایک جیسے کپڑے، جوتے اور میک اپ اور ہیئر سٹائل بھی سیم، کتنا مزہ آئے گا نا، ایمان نے ایکسائٹیڈ ہو کر کہا تو مرحا نے ہاں میں گردن ہلائی۔ ہاں ڈن، ہم دونوں بالکل سیم لگیں گی، بہت مزہ آئے گا، مرحا نے بھی جوش سے کہا۔ ایمان اور مرحا دونوں شامیر اور شایان کی شادی کے لیے بہت پرجوش تھی۔ اب انہیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ شادی کب ہے، بس یہ پتا تھا کہ اینی اور نور کے ڈیڈ جلدی شادی چاہتے ہیں۔ وہ دونوں بیٹھی اپنی پلاننگ کر رہی تھیں جب ریان کمرے میں آیا۔ ایمان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ریان نے ایک نظر مسکرا کر مرحا کو دیکھا، پھر ایمان سے مخاطب ہوا۔ مرحا ریان کی بات سن کر روم سے جانے لگی تو ریان نے مرحا کا راستہ روکا۔ مرحا کنفیوز سی سے دیکھنے لگی۔ میں نے ایمان سے ضروری بات کرنی ہے، مگر میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اکیلے میں کرنی ہے۔ ریان نے مرحا کو واپس بیڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ایمان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بھائیو، کیا بات کرنی ہے بتائیں؟ ایمان نے ریان سے پوچھا تو اس نے مسکرا کر ایمان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ایمان، کیا تم مجھے یہ عزت دیتی ہو کہ میں تمہاری زندگی کے بارے میں فیصلے لے سکوں؟ ریان کے پوچھنے پہ ایمان مسکرائی۔ بھائیو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ جانتے ہیں نا، آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ آپ میرے لیے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایمان نے محبت سے کہہ کر ریان کے سینے پر سر رکھا۔ ریان نے مسکرا کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ایمان میرا بچہ، میں نے اور گھر کے بڑوں نے مل کر تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، ریان نے کہہ کر ایمان کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ ایمان کنفیوز ہوئی۔ بھائیو، شادی؟ ایمان نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی شادی نہیں، گھر کے بڑوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 2 دن کے بعد شامیر اور شایان کا نکاح کر دیا جائے، اور اسی میں تمہاری منگنی بھی، پھر کچھ ٹائم کے بعد تمہارا نکاح، اور ساتھ میں تمہاری دوست کا بھی۔ ریان نے کہہ کر مرحا کو ونک کیا تو وہ بھی حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ میرا نکاح؟ مگر کس سے؟ یہ سب کب ہوا؟ مرحا نے پریشانی سے پوچھا۔ مرحا کی بات پہ ریان نے مسکراہٹ چھپائی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی کو تم سے نکاح کرنے دوں گا؟ یہ حق تو صرف میرا ہے۔ ریان کی بات پہ مرحا ریلیکس ہوئی۔ اور آپ مذاق کر رہے تھے؟ شکر۔ مرحا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو ریان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، 2 دن بعد شامیر شایان کا نکاح ہے اور ایمان کی منگنی طاہر کے ساتھ، اور کچھ ٹائم کے بعد ایمان اور طاہر کے نکاح کے ساتھ ہمارا بھی نکاح ہے۔ ریان نے ایمان اور مرحا کے سر پہ دھماکہ کیا۔ کیا سچی؟ لالا کا نکاح ہے، وہ بھی ایمان کے ساتھ؟ مرحا نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو ریان نے اسے گھورا۔ لڑکی، میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا بھی ساتھ نکاح ہے۔ ریان کی بات پہ مرحا کے چہرے پہ سرخی بکھری تھی۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکائیں اور ریان حیدر مرحا کی اس ادا پہ واری صدقے جاتا تھا۔ بھائیو، طاہر سے نکاح؟ ایمان نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ ریان نے ہاں میں گردن ہلائی۔ ایمان بہت چاہتا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، طاہر میری گڑیا کو۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تم بلا جھجک مجھے منع کر سکتی ہو۔ بچہ، میں تم پہ اپنا فیصلہ تھوپنا نہیں چاہتا۔ ریان نے ایمان کو اپنے ساتھ لگا کر کہا۔ بھائیو، اپنی زندگی کے سارے فیصلوں کا حق میں نے آپ کو دیا ہے، بچپن سے۔ آپ نے میرے لیے یہ سوچا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی سوچا ہوگا۔ مجھے آپ کے کسی فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، نہ آج نہ آگے کبھی۔ ایمان کی باتوں نے ریان کو مان بخشا، اسے اپنی بہن پہ فخر تھا۔ مرحا مسکرا کر ریان اور ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ مرحا جانتی تھی ایمان میں ریان کی جان بستی ہے، اور ایمان ریان کے لیے اس کے اپنے بچوں کی طرح ہے۔ ریان نے مرحا کو اشارے سے اپنے قریب بلایا تو اس نے ریان سے نظریں چرائیں، جس پہ ریان کے چہرے پر خوبصورت تبسم بکھرا تھا۔ یہ شخص مرحا کے لیے اس کا سب کچھ بن چکا تھا۔ ریان کے بنا مرحا اپنی زندگی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اظہار نہیں کرتی تھی، مگر ریان اس کے لیے بہت عزیز تھا۔
दादा ने अगले रोज ही सबको जमा करके शामिर और शायान के निकाह का बता दिया था। साथ ईमान और साहिर की मंगनी का भी सरप्राइज दिया था, जिससे जुल्फ़िकार साहब के घर की खुशियां दुबाला हो गई थी। जुल्फ़िकार साहब ने ये भी सब पे वाज़ेह कर दिया था कि वह साहिर और ईमान का जल्द निकाह भी कर देंगे। साथ साथ रेहान और मिराह को भी हमेशा के लिए एक कर देंगे। इस फैसले से जहां सब खुश थे, वही अमल और समरीन बेगम का गुस्सा सातवें आसमान पे था। अमल का तो सोच सोच कर दिमाग खराब हो गया था। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कैसे मेरा और रेहान को अलग करे। बच्चों, तुम सब शाम में निकाह की तैयारी के लिए शॉपिंग पर चले जाओ और शायान शामिर तुम दोनों अलग अलग जाकर एनी और नूर को पिक करोगे। वो दोनों भी तुम लोगों के साथ जाएंगी। तमीना बेगम ने कहा तो सबने हामी भर ली। तमीना, क्या तुम्हारे बच्चों के साथ अमल भी जा सकती है? समरीन बेगम ने समीना बेगम को देखकर कहा, अरे बिल्कुल, मैंने सब बच्चों को बोला है, सब में अमल भी तो शामिल है। समीना बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ईमान, मिरहा, शायान और शाहिर बैठे निकाह की तैयारी की डिस्कशन कर रहे थे। रेहान और साहिर दोनों अलग बैठे किसी सीरियस टॉपिक पर मसरूफ थे, जबकि शामिर चुपचाप था। वो गहरी सोचों में गुम था। इसने नूर को सब कुछ बता दिया था, इसने कुछ नहीं छुपाया था। इसने बता दिया था कि वो मिरहा को पसंद करता है और वो इससे वो मोहब्बत कभी नहीं दे पाएगा जो इसने मिरहा से की है। शामिर ने कहा था कि नूर अपने डैड को इस रिश्ते के लिए मना कर दे, मगर नूर की मजबूरी सुनकर शामिर कुछ बोल नहीं पाया। इसे अंदाजा नहीं था नूर के डैड इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं। इन दोनों में ये मायदा तय पाया कि वो सबकी खुशी के लिए निकाह कर लेंगे, मगर नूर कभी इससे कोई उम्मीद नहीं लगाएगी। नूर ने भी शामिर से कह दिया था कि जब तक इसके डैड जिंदा हैं, वो तब तक ये रिश्ता निभा ले, बाद में चाहे वो नूर को छोड़ दे, इसे कोई एतराज नहीं। शामिर यही सब सोच रहा था जब रेहान ने इसके सामने चुटकी बजाई। कहाँ खोए हो शामिर, मैं आवाज दे रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे? रेहान ने कहा तो इसे अपनी गायब दिमागी का एहसास हुआ। कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। आप बताएं क्या बोल रहे हैं? शामिर ने मुस्कुरा कर कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि शाम में 6 बजे तक सब रेडी रहना जाने के लिए, और तुम दोनों एनी और नूर के साथ हमें मॉल में ही ज्वाइन करना, ठीक है? रेहान ने सबसे बोलकर शामिर और शायान को खास तौर पर मुखातिब करके कहा, तो सब ने हामी भरी। नूर बेटा, एनी कहाँ है? सुहेल साहब ने नूर से पूछा। बाबा अपने रूम में होगी। एनी एनी, नूर ने जवाब दिया और साथ साथ एनी को आवाज भी लगाई। अरे बाबा, आ गई, क्या जल्दबाजी है? एनी नूर के कमरे में आते हुए बोली तो सुहेल साहब वहीं मौजूद थे। अरे वाह डैड, आप भी यहीं हैं? ऑफिस से कब आए आप? एनी सुहेल साहब से गले लगते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ बेटा। आप दोनों तैयार हो जाओ, शामिर और शायान आ रहे हैं आप दोनों को लेने निकाह की शॉपिंग के लिए। वो सब लोग एक साथ जा रहे हैं, तो समीना भाभी ने कहा है कि आप दोनों भी इनके साथ चलो। सोहेल साहब ने तफसील बताई तो नूर ने मुस्कुराकर हामी भरी, जबकि एनी को भी कोई मसला नहीं था। इसकी ईमान, मिरहा और शहीद से अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो इससे साथ जाने में कोई मसला नहीं था। ठीक है डैड, मैं रेडी हो जाती हूँ, एनी कहकर अपने कमरे में चली गई। सोहेल साहब भी नूर को तैयार होने का कहकर अपने रूम में चले गए। नूर के चेहरे पर उदासी छा गई। कल जो बातें शामिर ने इससे की थी, इसके बाद अपनी शादी को लेकर इसे सारी खुशी मदम पड़ गई थी। एक्साइटेड वो पहले भी नहीं थी, मगर एक अनजाने सी खुशी इसे भी थी। मगर कल से इसकी खुशियां फीकी पड़ गई थी। वो एक इंसान की ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी जो पहले से ही किसी और से मोहब्बत करता है, मगर इसे ये शादी करनी थी अपने डैड की खातिर। नूर आंखों में आई नमी को पीछे धकेलती जाने के लिए रेडी होने लगी। शायान, क्या पागल हो गए हो? तुम एनी को शॉपिंग के लिए इस पे लेने जाओगे? शामिर ने शायान को अपनी स्पोर्ट्स बाइक निकालते देखकर पूछा। हाँ तो क्या हुआ, इतनी अच्छी तो है मेरी बाइक, इसमें जाने में क्या मसला है? शायान ने कंधे उचकाए। शामिर नफी में सर हिलाता अपनी गाड़ी में बैठकर नूर के घर की तरफ चल दिया। एनी डार्लिंग, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे शादी करने का? तो तुम मेरी ज़िंदगी जहन्नम बनाओगी तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ? आज तो मैं बाइक की ऐसी राउंड लगाऊंगा ना कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। शायान ने मुस्कुराकर दिल में सोचा, मगर वो ये भूल गया वो कुर्रतुल ऐन शाह है, इसे परेशान करना है शायान हैदर के बस की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? शामिर सोहेल साहब से बगल घीर होते हुए बोला। बस बेटा, करम है रब का। आओ ना बेटा, बैठो। सोहेल साहब ने इसे बैठने के लिए कहा तो इसने ना में कर देने लगी। नहीं अंकल, फिर कभी, अभी जल्दी में हूँ, आपको तो पता है ना लड़कियां शॉपिंग में कितना टाइम लगाती हैं, इसलिए जल्दी निकलना है ताकि वापस भी वक्त पे आ सकें।
آپ نور کو بلا دیں، شامیر نے کہا۔ ہاں بیٹا میں بلاتا ہوں، سہیل صاحب کہہ کر جانے لگے تو نور سیڑھیاں سے اترتی دکھائی دی۔ لو آ گئی نور۔ سہیل صاحب کے کہنے پہ شامیر نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ ڈارک پرپل کلر کی گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ وائٹ کلر کا پلازو اور اس پہ وائٹ اور پرپل کلر کا دوپٹہ سلیقے سے لیے نور کا چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ نور بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش اس کی ماں میں ملتے تھے۔ شامیر نے اسے دیکھ کر مسکرایا تو اس نے بھی مسکرا کر سلام کیا۔ چلیں؟ شامیر نے پوچھا تو اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ وہ دونوں سہیل صاحب سے مل کر جانے لگے تو اینی نیچے اتر کر آئی۔ جیجو بہت غلط بات ہے، آپ اپنی سالی سے ملے بنا ہی جا رہے ہیں۔ اینی نے شامیر کو مخاطب کیا تو وہ رک کر مسکرانے لگا۔ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، کیسی ہے تم اینی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جیجو، آپ لوگ جائیں، آپ جلدی سے لیٹ ہو جائیں گے۔ آپ کے بھائی کو تو احساس ہی نہیں ہے، وقت کی قدر ہی نہیں کرتے جناب۔ دیکھیں آپ ہی کو لینے آ بھی گئے اور ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اینی نے شامیر سے کہا تو وہ زور سے ہنسا۔ سہیل صاحب اور نور نے نام میں گردن ہلائی۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت کی قدر مجھے بھی ہے میڈم، آپ ہلکے میں لے رہی ہیں مجھے، شایان گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ شایان کی بات پہ اینی نے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اچھی بات ہے آپ آ گئے، اب چلیں ہونے والے ہسبینڈ جی، اینی نے کہا تو شایان مسکرایا۔ ہاں ہاں چلو اینی میڈم، تمہیں تو آج مزہ چکھاتا ہوں، شایان نے دل میں سوچا۔ شایان شامیر نور اور اینی کو لے کر نکلے تو سہیل صاحب نے دونوں کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ شامیر نور کو گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ جب شایان نے بائک لا کر اینی کے سامنے روکی، بیٹھ جاؤ گی نا، ڈرو گی تو نہیں؟ شایان نے اینی کو دیکھ کر پوچھا تو اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ہے۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو شایان حیدر، ہلکے میں تو تم نے مجھے لے لیا ہے، اینی کہہ کر آرام سے شایان کے پیچھے بیٹھی۔ شایان نے بائک اسٹارٹ کی تیزی سے نکال کر روڈ پر ڈال دی۔ شایان بہت اسپیڈ میں بائک چلا رہا تھا مگر اینی کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ اس سب کی عادی ہو۔ شایان الجھ کر رہ گیا، وہ تو اینی کو مزہ چکھانے کا سوچ رہا تھا مگر یہاں تو اتنی ریلیکس تھی۔ نور خاموشی سے بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ شامیر کی نظر بار بار اس پہ اٹھ رہی تھی۔ نور کی آنکھوں کی اداسی وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا، کل اس کی باتوں نے نور کو بہت ہرٹ کیا تھا۔ نور تم ٹھیک ہو؟ شامیر نے پوچھا تو اس نے شامیر کو دیکھ کر مسکرا کر گردن ہلائی۔ شامیر نے پوچھا تو اس نے شامیر کو دیکھ کر مسکرا کر گردن ہلائی۔ میں جانتا ہوں کل تم بہت ہرٹ ہوئی ہو میری باتوں سے۔ شامیر کے کہنے پہ نور نے اپنی نظریں جھکا لی۔ نور میں نے کل بہت سوچا اس سب کے بارے میں، تمہارے جانے کے بعد بھی میرے دماغ میں یہی سب چلتا رہا۔ میں نے تمہیں کل سب کچھ اس لیے بتایا کیونکہ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے بہت سوچا، میں میرا سے محبت کرتا ہوں مگر اس محبت کا کوئی حال نہیں ہے، نہ کوئی مستقبل ہے۔ میرا ریان بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ دوسری طرف ریان بھائی کی محبت تو کسی سے بھی چھپی نہیں ہے، دیوانوں کی حد تک چاہتے ہیں وہ مرحا کو۔ ابھی 2 دن پہلے جب مرحا بخار سے بے ہوش ہوئی تھی تو ریان بھائی کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے، پوری رات وہ مرحا کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے رہے۔ جب تک اسے ہوش نہیں آیا ان کی بے چینی ختم نہیں ہوئی، اور ان کا جنون تو تم نے بھی کل دیکھا ہوگا۔ میں نے ایک ایسی محبت کے لیے اپنی آنے والی زندگی کو خراب کر رہا ہوں جو لا حاصل ہے۔ مرحا مجھے کبھی بھی نہیں مل سکتی اور نہ میں اسے پانا چاہتا ہوں۔ نور میں کل جب نکاح نامے پہ سائن کروں گا تو مرحا کی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا، اور تم سے بس ایک امید رکھتا ہوں، تم اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے مجھے اپنی طرف مائل کر لو گی۔ آخری بات پہ شامیر نے مسکرا کر نور کو دیکھا تو وہ مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ شامیر کی باتوں سے اسے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ ہاں وہ شامیر کو اتنا پیار دے گی کہ وہ صرف اس سے محبت کرنے لگے گا، نور نے دل میں سوچا۔ شامیر کو بھی سکون ملا تھا، وہ کل سے کشمکش میں مبتلا تھا، نور کو ہرٹ کرنا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا۔ شایان نے مال کے باہر بائک روکی تو اینی بائک سے اتر کر سامنے آئی۔ واپسی میں بائک میں چلاؤں گی، تمہارا بائک چلانے کا انداز مجھے پسند نہیں آیا، اینی نے کہا تو شایان آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے، اسے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ اینی نے کہا۔ تمہیں بائک چلانی آتی ہے؟ تم لڑکی ہو کیا ہو؟ میں اتنی تیز بائک چلا کر لایا، تمہیں پسند ہی نہیں آیا؟ واہ! شایان کی بات پہ اینی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جب میں چلاؤں گی نا تب تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ مجھے کیوں پسند نہیں آیا تمہارا بائک چلانا، اینی نے اتراتے ہوئے کہا تو شایان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اور کیا کیا آتا ہے تمہیں لڑکی؟ شایان نے گھور کے کہا۔ مجھے شوٹ کرنا بھی بہت اچھے سے آتا ہے، بہت اچھا نشانہ ہے میرا، کہو تو تمہیں شوٹ کر کے دکھاؤں؟ اینی نے ہاتھ سے گن بناتے ہوئے شایان کے ماتھے پہ رکھی تو اس نے جھرجھری لی۔ ایک لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اپنی ضد میں آ کر جب وہ شادی کر سکتی تھی تو شوٹ کرنے میں اس نے کون سا سوچنا تھا۔
शायान और एनी मॉल में दाखिल हुए तो रेहान सबके साथ एंट्रेंस पे ही खड़ा था। शामिर और नूर भी पहुंच चुके थे। एक काम करते हैं शामिर, तुम नूर को लेकर अपनी शॉपिंग करो आराम से। शायान तुम भी एनी को अपने साथ ले जाओ। बाकी मैं ईमान, अमर, शाहिर और मिराह को ले जा रहा हूँ। इस तरह हम सब जल्दी फ्री हो जाएंगे। अगर हम जल्दी फ्री हो गए तो रात का डिनर मेरी तरफ से। रेहान के कहने पे सब खुश हो गए थे। शामिर नूर को लेकर चला गया जबकि एनी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो खुद ही अलग एक तरफ चली गई तो शायान इसके पीछे भागा था। ये लड़की तो इसे लिफ्ट ही नहीं करवा रही थी। मैडम आप मेरे साथ आई हैं शायद, शायान ने मुंह बनाकर कहा तो वो नफी में गर्दन हिलाती आगे चली गई। उफ, कहाँ फंस गए हो तुम शायान, शायान ने खुद से कहा और एनी के पीछे चल दिया। एनी एक ब्राइडल बुटीक शॉप में दाखिल हुई जहाँ एक से एक खूबसूरत ब्राइडल ड्रेसेस मौजूद थे। शायान को एनी ने ऐसे इग्नोर किया हुआ था जैसे वो इसे जानती ही ना हो। बात सुनो, ये तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? एनी एक ड्रेस अपने साथ लगाकर देखने लगी तो शायान ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ मोड़कर पूछा, पहली बात मिस्टर शायान हैदर, आइंदा मुझे हाथ लगाने की गलती गलती से भी मत करना। होने वाले शौहर हो, अभी हुए नहीं हो, आई समझ। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी शादी की शॉपिंग एंजॉय करने आई हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। जहाँ मुझे तुम्हारी सजेशन चाहिए होगी मैं ले लूंगी, ओके। एनी अपना हाथ उसके हाथ से निकालती शायान को गाल थपथपाकर दूसरी तरफ चली गई। शायान के चेहरे पे बेसाख्ता तबस्सुम दिख रहा। एनी मैडम अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रही हो, कल निकाह हो जाएगा, तुम अपने सारे हकूक मेरे नाम लिख दोगी, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। शायान ने मुस्कुरा कर सोचा। एनी का ये दबंग अंदाज शायान के दिल पे लगता था। इसकी पर्सनैलिटी पे इसका ये रोब जमाना इतराना बहुत जचता था। नूर ने एक ड्रेस अपने साथ लगाकर शामिर को देखा तो इतने ना में गर्दन हिलाई। नूर ने वो ड्रेस वापस रख दी और एक दूसरी ड्रेस निकालकर शामिर को देखा तो इसने फिर मना किया। नूर अब कंफ्यूज होने लगी थी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शामिर ने एक नज़र पूरी शॉप पर डाली और फिर मुस्कुराकर एक ड्रेस की तरफ आया। लाइट पिंक शर्ट के साथ गोल्डन कलर का खूबसूरत सा लहंगा निकालकर इसने नूर के साथ लगाया। नूर ने ड्रेस को देखा जो बेइंतहा खूबसूरत था। नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। शामिर की चॉइस इसे पसंद आई थी। कैसा लगा, शामिर ने पूछा तो इसने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। बहुत खूबसूरत है, नूर ने कहा तो शामिर मुस्कुराया। ये तो तुम पे बहुत सूट करेगा, मुझे ऐसे ही लाइट कलर पसंद है। शामिर ने नूर को कहा और ड्रेस पैक करने के लिए दे दी। नूर को खुशी हुई थी, वो हर चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा था। आने से पहले वो बहुत परेशान थी मगर अब इसकी सारी परेशानी दूर हो गई थी। रेहान ये ड्रेस कैसा है, अच्छा लगेगा ना मुझ पे? तुम्हारा फेवरेट कलर है। रेहान मिराह, ईमान और अमल को लेकर शॉप में आ गया था जबकि शहीर अलग ही अपनी शॉपिंग कर रहा था। अमल ने ड्रेस लगाकर रेहान से पूछा तो मिराह ने घूर कर अमल को देखा था मगर इसका ध्यान रेहान की तरफ था। रेहान मिराह का घूरना देख चुका था। मिराह को देखकर इसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। हाँ बहुत अच्छा है, तुम पे अच्छा लगेगा, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, रेहान ने अमल से कहा तो मेरा मेरा रेहान को जो घूर कर रह गई। मिराह को रेहान की यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। मिराह मुंह फुलाकर दूसरी तरफ चली गई तो रेहान मुस्कुराया। मिराह का ये जेलस रूप रेहान के दिल में उतरा था। अमल तुम्हें जो भी पसंद आए तुम ले लो, मेरे मशवरों की ज़रूरत तुम्हें नहीं होनी चाहिए और अगर कोई मशवरा चाहिए तो ईमान है, इससे ले लो, ओके। रेहान अमल को कहकर मिराह के पीछे चला गया। अमल को गुस्सा आया था, ये लड़की रेहान की सारी तवज्जो खींची हुई थी। मिराह मुंह फुलाए ड्रेसेस इधर उधर कर रही थी जब रेहान इसके पीछे आकर खड़ा हुआ। रेहान की खुशबू तो दूर से पहचान सकती थी। अपने पीछे रेहान को महसूस करके मिराह के हाथ सुस्त पड़े थे। मेरे टेडी बियर को गुस्सा आ गया, रेहान ने मोहब्बत से कहा। मुझे क्यों गुस्सा आएगा, आप जाएं अपनी कज़न के लिए ड्रेसेस देखें जाकर। मिराह ने मुंह बनाकर कहा, ना चाहते हुए भी इसकी आवाज़ में नमी घुली थी। अरे मेरी जान, मेरा बच्चा क्या हो गया? रेहान ने मिराह को अपनी तरफ घुमाया तो उसकी आंखों में नमी थी। बुरा लगा मेरे अमल को मशवरा देना, रेहान ने मोहब्बत से मध्यम आवाज़ में पूछा तो मिराह ने मासूमियत से गर्दन हिलाई। अच्छा नहीं लगता मेरी तवज्जो किसी और को मिले, रेहान ने फिर सवाल किया तो मिराह ने फिर हाँ में गर्दन हिलाई। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, रेहान हैदर सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ, और मिराह आसिफ का खान का। मेरी तवज्जो तुम पे से कभी नहीं हट सकती। इन आँखों में बसी हुई हो तुम, इस दिल में सिर्फ तुम्हारी हुकूमत है और रेहान हैदर पूरे का पूरा तुम्हारे इश्क में डूबा हुआ है। इसलिए अब इन आँखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तुम्हारी आँखों से बहते आंसू मेरे दिल पे तीर का वार करते हैं। मेरा दिल छलनी हो जाता है। रेहान की बातों में जुनून था, मोहब्बत ही दीवानगी थी। मिराह के चेहरे पर मुस्कुराहट ने जगह बनाई तो इसके दोनों डिंपल चमके। रेहान ने प्यार से इसके गाल खींचे तो वो खिलखिला कर हंसी। अमल ने यह सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। रेहान के लहजे में मिराह के लिए छलकती मोहब्बत ने अमल के दिल में मिराह के लिए नफरत और बढ़ा दी थी। नहीं मिराह नहीं, तुम मेरे रेहान को मुझसे नहीं छीन सकती। मैंने इसकी चाहत के लिए सालों इंतजार किया है।
تو میرا انتظار برباد نہیں کر سکتی، تمہیں ہٹنا ہوگا ہمارے بیچ سے کسی بھی حال میں، چاہے زندہ رہ کر ہٹو یا مر کے ہٹو، تمہیں ہٹنا ہوگا۔ عمل نے دل میں سوچا تھا، عمل کی نفرت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ میرا کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ ایمان اپنے لیے ڈریسز سلیکٹ کر رہی تھی جب کسی نے ایک ڈریس اس کے آگے کیا۔ واہ، یہ کتنی حسین ہے! ایمان نے ستاشی نظروں سے دیکھ کر ڈریس لی اور پلٹی تو ساحر اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ساحر کو دیکھ کر ایمان نروس ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایمان نے مدھم آواز میں پوچھا۔ میری ہونے والی بیوی مجھے بنا لیے ہی شاپنگ پہ چلی گئی، اس لیے مجھے بھی پیچھے پیچھے آنا پڑا، ساحر نے مسکرا کر کہا تو ایمان نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں تو آپ نے کیا کرنا تھا آخر؟ ایمان نے انجان بن کر کہا تو ساحر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں چاہتا ہوں میری ہونے والی بیوی میری پسند سے ساری شاپنگ کرے، اپنی ہونے والی بیوی کو اپنے پسند کے روپ میں دیکھنے کا خواہش مند ہوں میں، ساحر نے کہا تو ایمان نظریں جھکا گئی جبکہ ہاتھ مسلسل ساحر کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیکار ہے یہ کوشش، میری پکڑ اتنی کمزور نہیں ہے کہ تم مجھ سے دور جا سکو، ساحر نے اسے اپنے اور قریب کر کے کہا تو وہ گھبرائی تھی۔ یہ مال ہے، پلیز ہاتھ چھوڑیں، ایمان نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو ساحر نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ میری پسند کی شاپنگ تو کر سکتی ہو نا؟ ساحر نے ونگ کر کے پوچھا تو ایمان نے سوچنے والے انداز میں ماتھے پہ انگلی رکھی۔ کر سکتی ہوں، بٹ آپ کی پسند مجھے بھی پسند آنی چاہیے۔ ایمان کے انداز پہ ساحر کے لبوں پہ جاندار مسکراہٹ آئی۔ ساحر نے وہی ڈریس ایمان کے آگے کی۔ اب یہ نہیں بولنا کہ تمہیں پسند نہیں آیا، تم اسے حسین بول چکی ہو۔ اسے پہلے ایمان کچھ کہتی ہے ساحر نے فوراً بولا تو ایمان مسکرا دی۔ یہ اچھی ہے، میں یہ کل پہنوں؟ ایمان نے ساحر سے پوچھا تو اس نے مسکرا کر ہاں کی۔ وہ تو خود چاہتا تھا کہ ایمان کل یہی ڈریس پہنے۔ سب لوگ کل کی تیاری میں مصروف تھے مگر کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ کل کا دن کس کے لیے کیسا ثابت ہوگا۔ یار اینی، تم پچھلے 2 گھنٹے سے مال میں گھما رہی ہو، کچھ بھی پسند نہیں آیا تمہیں اور اوپر سے میری بھی نہیں سن رہی، کچھ تو میری پسند کا لے لو، شایان نے چڑھ کر اینی سے کہا۔ میں نے پہننا ہے یا تم نے؟ اینی نے شایان سے پوچھا۔ ظاہر ہے تم نے ہی پہننا ہے، مگر کچھ نہیں، جب مجھے پہننا ہے تو پسند میں میری ہونی چاہیے نا، ایک تو ویسے ہی دلہا میری پسند کا نہیں ہے، اوپر سے ڈریس بھی اپنی پسند کی نہ لوں؟ شایان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اینی نے شایان کو گھور کر کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اوہ ہیلو میڈم، مجھے بھی کوئی پسند کی دلہن نہیں ملی ہے، سمجھی، ایڈجسٹ کر رہا ہوں نا میں بھی، تو تم بھی خاموشی سے ایڈجسٹ کرو، شایان نے گھور کر اینی کو کہا مگر وہ اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی ایک اور شاپ میں چلی گئی۔ شایان بھی منہ بناتا اس کے پیچھے گیا۔ شایان شاپ میں کھڑا اینی کو دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی نظر سامنے ڈمی پہ لگے ڈریس پہ گئی۔ آف وائٹ اور گولڈن کلر کا خوبصورت سا ڈریس اسے اینی کے لیے پرفیکٹ لگا تھا، مگر اسے پتا تھا اگر وہ اینی کو یہ لینے کا بولے گا تو اس سے ضد لگا کر یہ ڈریس کبھی نہیں لے گی۔ شایان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، وہ مسکراتا ہوا اینی کے قریب آ کر ہنسنے لگا۔ شایان کے ہنسنے پہ اینی نے اسے آئی برو اٹھا کر دیکھا۔ کیوں دانت نکال رہے ہو؟ کون سا لطیفہ سن لیا ہے؟ اینی نے ڈریسز دیکھتے ہوئے سے کہا، ارے کچھ نہیں، میں تو یہ ڈریس دیکھ کر ہنس رہا ہوں، کتنی بیکار ڈریس ہے اور ڈمی پہ ایسے لگائی ہے جیسے پتہ نہیں کتنی اچھی ہو، شایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ شایان کی بات پہ اینی نے وہ ڈریس دیکھی جو دیکھنے میں بے حد حسین تھی، آف وائٹ شرٹ گولڈن کام سے بھری ہوئی تھی جبکہ لہنگا بھی آف وائٹ ہی تھا۔ اینی کو یہ ڈریس پسند آئی تھی۔ اچھا جی، یہ ڈریس بری لگ رہی ہے، ٹھیک ہے پھر تو میں یہ ہی لوں گی، اینی نے شایان کو کہہ کر ڈریس پیک کرنے کا بول دیا۔ کیا ہو گیا اینی، تم یہ پہنو گی اتنی عجیب ڈریس؟ شایان نے مصنوعی حیرانگی سے پوچھا تو اینی مسکرائی۔ بالکل، جو تمہیں پسند نہیں ہوگا نا میں وہ سب کروں گی، اینی کے کہنے پہ شایان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اینی کو اندازہ بھی نہیں تھا شایان نے کتنی آسانی سے اسے بیوقوف بنا دیا تھا۔ اپنے آپ کو دل ہی دل میں شاباشی دیتے شایان اینی کے پیچھے شاپ سے نکلا۔ شاپنگ سے فارغ ہوتے ہوتے ان سب کو بہت ٹائم ہو گیا تھا، سب کو ریان کا میسج مل گیا تھا کہ انٹرنس پہ پہنچ جائیں۔ سب لوگ انٹرنس پہ پہنچ گئے تھے، بس ریان اور میرہا کا آنا باقی تھا۔ ریان میرہا کو لے کر انٹرنس کی طرف آ رہا تھا جب راستے میں کئی لڑکے ایک جگہ کھڑے تھے۔ میرہا نے ان کو دیکھ کر ریان کا بازو بہت مضبوطی سے تھاما تھا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، ریان نے نوٹ کیا تھا میرہا لوگوں سے گھبرانے لگی تھی اور یہ بات ریان کے لیے پریشانی کا سبب تھی۔ وہ میرہا کو کمزور نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا جو کچھ میرہا کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے بعد وہ بہت حساس ہو گئی ہے، مگر ایسے وہ کبھی زندگی میں کوئی بھی سچویشن ہینڈل نہیں کر پائے گی۔ ریان نے سوچ لیا تھا وہ میرہا کو کمزور نہیں بننے دے گا، اسے میرہا کو سمجھانا ہوگا۔ ریان سوچتے ہوئے میرہا کا ہاتھ تھام کر انٹرنس کی طرف آ گیا جہاں سب کھڑے ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ شاپنگ کے بعد ریان سب کو 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کروانے لایا تھا۔ یہ ڈنر اس نے خاص طور پر شامیر، نور اور شایان اینی کی شادی کی خوشی میں سب کو دیا تھا۔
وہ لوگ آرام سے کھانا کھا رہے تھے۔ شایان شامیر سے باتیں کرنے کے لیے ہلکا سا مڑا تو اینی نے سب سے نظریں بچا کر شایان کے کھانے میں نمک ڈال دیا۔ اینی کی یہ حرکت کسی نے نہیں دیکھی تھی سوائے ساحر کے۔ اینی نے معصوم شکل بنا کر ساحر کو کچھ بھی بولنے سے منع کیا تو وہ مسکرا کر کھانا کھانے لگا۔ شایان نے اپنا کھانا شروع کیا تو پہلے بائٹ لیتے ہی اس نے اپنے برابر میں بیٹھی اینی کو گھور کر دیکھا جو سکون سے اپنا کھانے میں مصروف تھی۔ اس کا کھانا اتنا کڑوا ہو گیا تھا کہ شایان نے ایک بائٹ بھی حلق سے نہیں اتارا۔ سامنے رکھے ٹیشو باکس سے کچھ ٹیشو نکال کر شایان نے منہ سے بائٹ نکالا۔ یہ تم نے کیا ہے نا اینی؟ شایان نے اینی کو گھور کر پوچھا۔ شایان کی آواز پہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اینی نے ہاتھ روک کر شایان کو دیکھا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ اینی نے شایان کو دیکھ کر پوچھا۔ تم نے میرے کھانے میں نمک ڈالا ہے نا مجھے تنگ کرنے کے لیے؟ شایان کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیوں کرے گی ایسا؟ شایان کے بولنے پہ ریان نے شایان کو گھورا۔ بھائی آپ نہیں جانتے اسے، میں اسے بہت اچھے سے سمجھ گیا ہوں، یہ لڑکی نہیں ہے، چلتی پھرتی آفت کی پڑیا ہے۔ شایان نے غصے سے کہا تو اینی نے بھی غصے سے شایان کو دیکھا۔ یہ کیا تم مجھے آفت کی پڑیا بولتے رہتے ہو؟ کل نکاح ہے ہمارا اور تم میری یہ رسپیکٹ کرتے ہو؟ اینی نے بھی شایان کو اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ ساحر اپنی مسکراہٹ چھپا کر شایان اور اینی کی نوک جھوک دیکھ رہا تھا۔ دیکھا ریان بھائی، اسی لیے بولتی ہوں میں، یہ مجھے بالکل نہیں پسند، کڑوے کریلے کی طرح باتیں کرتے ہیں یہ مجھ سے۔ اور کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے، لاؤ ادھر دو مجھے، یہ میں پورا کا پورا کھا کر دکھاتی ہوں۔ اینی نے ریان سے بولتے ہوئے شایان کو گھور کر اس کے آگے سے پلیٹ اٹھائی اور بائٹ لینے لگی۔ اینی سکون سے بیٹھی شایان کی پلیٹ سے کھانا کھا رہی تھی جبکہ شایان کے ساتھ ساتھ ساحر بھی حیران پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اینی جتنے سکون سے کھا رہی تھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اس میں نمک تیز ہے۔ اینی نے پوری پلیٹ صاف کر کے شایان کے سامنے رکھی۔ ہوش دیکھو ہوا کچھ مجھے، کون سا نمک تیز تھا اس میں؟ اگر نمک تیز ہوتا تو میں کھا سکتی تھی اس کو، بس مجھے پریشان کرنا ہے تم نے، میری امیج خراب کرنا چاہتے ہو نا سب کی نظروں میں۔ اینی نے مصنوعی روتی شکل بنا کر کہا تو شایان بہت بری حرکت ہے، کل تمہارا نکاح ہے اور تم ایسے بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو، سوری بولو اینی کو۔ ریان نے شایان کو ڈانٹا تو اس نے فوراً اینی کو سوری کہا۔ سوری اینی، مجھ سے ہی کوئی غلطی ہوگی شاید، شایان نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا۔ ساحر حیران تھا اس لڑکی کی ایکٹنگ دیکھ کر۔ اینی نے اس کے سامنے شایان کی پلیٹ میں نمک ڈالا تھا مگر پھر وہی کھانا اس نے اتنے سکون سے کیسے کھا لیا؟ یہ ساحر کو بھی سمجھ سے باہر تھا۔ اسے شایان پہ ترس آیا، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اینی نے اتنا نمک والا کھانا کھایا ہے۔ یہ اس نے کیسے کیا؟ یہ راز بھی شاید ہی کبھی کسی کو پتہ لگ سکے۔ ریان کیا میں ایمان کو اپنے ساتھ لے آؤں گھر؟ وہ لوگ واپس جانے لگے تو ساحر نے ریان سے پوچھا۔ یہ تو ایمان سے پوچھو، اگر وہ جانا چاہے تو ضرور لے جاؤ۔ ریان نے ایمان کو دیکھ کر کہا تو اس نے نہ میں گردن ہلائی۔ نہیں بھائیو، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں کمفرٹیبل نہیں رہ پاؤں گی ان کے ساتھ۔ ایمان نے منمناتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کوئی بات نہیں ایمان، تم ریان بھائی کی گاڑی میں جاؤ۔ ساحر بھائی آپ ایک کام کریں، آپ عمل کو لے جائیں ساتھ اپنے، اچھا نہیں لگتا نا آپ اکیلے جائیں گے۔ اینی نے ساحر کو دیکھ کر کہا تو وہ اس کی شرارت سمجھ گیا، یہ لڑکی سچ میں بہت بڑی فلم تھی۔ اینی کی بات پہ ایمان بے چین ہوئی تھی۔ عمل کی بانڈنگ اس کے ساتھ اچھی تھی مگر اب وہ اپنے ہونے والے شوہر کو عمل کے ساتھ اکیلے تو نہیں جانے دے سکتی تھی۔ بھائیو میں کیا کہہ رہی تھی، طاہر کے ساتھ میں چلی جاؤں، عمل آپی کو آپ لے جائیں۔ ایمان نے فوراً اپنا ارادہ بدلا تو ساحر نے مسکرا کر اینی کو دیکھا۔ آپ نے میرا راز رکھا، میں نے آپ کے لیے آسانی کر دی، حساب برابر۔ اینی نے ہلکی آواز میں ساحر سے کہا تو اس نے مسکرا کر سر خم کیا۔ ریان مرہا اور عمل کو لے کر نکل گیا، شامیر بھی نور کو لے کر چلا گیا۔ ساحر نے ایمان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ جھجکتے ہوئے بیٹھی۔ ساحر نے فرنٹ سیٹ سنبھالی اور گاڑی نکال کر لے گیا۔ تم نے یہیں رکنا ہے کیا؟ چلو بھی اب، شایان نے اینی کو کہا تو اس نے شایان کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ بائک کی چابی اور ہیلمٹ دو۔ اینی نے شایان کو کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا کر چابی اور ہیلمٹ اینی کو دیا۔ اس سے بحث کرنے کا فائدہ تو تھا نہیں، کرنا تو اس نے وہی تھا جو اس کا دل کہتا۔ اینی نے بائک اسٹارٹ کی تو شایان پیچھے بیٹھ گیا۔ اینی نے تیزی سے بائک روڈ پہ ڈالی۔ اینی آرام سے چلاؤ، مجھے صحیح سلامت گھر پہنچنا ہے۔ اینی کی سپیڈ دیکھ کر شایان نے اینی کو چیخ کر کہا۔ وہ شایان سے بھی ڈبل سپیڈ میں بائک چلا رہی تھی۔ ابھی اگر کوئی ٹریفک پولیس اہلکار دیکھ لیتا تو یقیناً شایان کی بائک ہی ضبط کر لیتا۔
اینی مین روڈ پہ گاڑیوں کے بیچ سے آڑی تیچھی بائک چلا رہی تھی، وہ بھی اوور سپیڈ میں۔ شایان نے تو کلمہ پڑھنا بہتر سمجھا، پتہ نہیں وہ صحیح سلامت گھر پہنچ بھی پائے گا یا نہیں۔ یا اللہ، کس گناہ کی سزا ملی ہے مجھے یہ۔ شایان نے صرف دل میں ہی سوچا تھا، اگر یہ بات اینی سن لیتی تو اسے بائک سے گرانے میں بھی وقت نہیں لگاتی۔ طاہر کے چہرے سے مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ آج ایمان پورے حق سے اس کے ساتھ آئی تھی، خاص طور پر ایمان کا عمل کو اس کے ساتھ جانے سے روکنا طاہر کو ڈھیروں سکون دے گیا تھا۔ وہ بھی اس سے لے کر ابھی سے ٹچی تھی۔ یہ بات طاہر کو بے انتہا خوشی دے گئی تھی۔ ایمان، تم خوش ہو نا؟ طاہر نے ایمان سے پوچھا، جو نروس سی بیٹھی اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ جی، ایمان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم ہمارے رشتے سے خوش ہو نا؟ طاہر نے کھل کر اس سے پوچھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کا اس طرح شرمانا طاہر کو بےتاب کر گیا تھا۔ طاہر نے ایمان کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو اس نے کنفیوز ہو کر طاہر کو دیکھا۔ اب تو ہاتھ پکڑ سکتا ہوں، کوئی نہیں کیا دیکھ رہا۔ طاہر کی بات پہ ایمان کی گالوں پہ سرخی بکھر گئی۔ اسے شرماتے گھبراتے اپنا ہاتھ طاہر کے ہاتھ پہ رکھا تو اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایمان، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ، سب سے زیادہ۔ میں بتا بھی نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں تمہارا ساتھ پا کر، طاہر نے کہا تو ایمان کے چہرے پہ شرمیلی سی مسکراہٹ آئی۔ طاہر نے ایمان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھا تو ایمان کی نظریں اپنے آپ جھک گئیں۔ ایمان کا دل بے ترتیب دھڑکا تھا، اس کو اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دی۔ تم ایسے شرماؤ گی تو میں ابھی کے ابھی نکاح کر لوں گا تم سے۔ طاہر کی بات پہ ایمان نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ بے شک چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ایمان کو اپنی قسمت پہ رشک ہوا تھا، اللہ نے اس کے نصیب میں ایسا شخص لکھا تھا جو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ایمان اس کی محبت پہ اسی دن ایمان لے آئی تھی جس دن اس نے ایمان کو بچایا تھا اور کہا تھا وہ اپنی جان دے دے گا مگر اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا، مگر اس نے اپنے دل کو زنجیروں میں قید کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے دل کو طاہر کی طرف کھینچنے سے باز رکھا تھا، مگر اللہ نے اس کے نصیب میں طاہر کو لکھ کر اس کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں بھر دی تھیں۔ طاہر مسکرا کر ایمان کا مسکراتا چہرہ دیکھ رہا تھا، وہ کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ طاہر نے سگنل پہ گاڑی روکی تو ایک بچہ ہاتھوں میں گجرے لیے طاہر کی طرف آیا۔ لالا، گجرے لے لو، تازے تازے گجرے ہیں، آپ کی وائف پہ اچھے لگیں گے، لے لو لالا، بچے نے طاہر کے آگے گجرے کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے طاہر گجروں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ایمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ مجھے گجرے کل سب کے سامنے پہنائیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ ایمان کی بات پہ طاہر کے چہرے پہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھری۔ جیسے میری جان چاہے، طاہر نے مسکرا کر ایمان سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ایمان کی بات اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، اس بات نے ایمان کو خوشی دی تھی۔ طاہر نے پیسے نکال کے اس بچے کے سامنے کرتے ہوئے کہا، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ لالا، ماں ہے اور ایک بہن ہے، بچے نے کہا تو طاہر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ گجرے تم اپنی ماں اور بہن کے ہاتھوں میں پہنانا، وہ خوش ہو جائیں گی۔ بچے اس پیسے اس بچے کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا۔ بچہ بھی خوشی سے ان دونوں کو تاعمر خوشی سے ساتھ رہنے کی دعائیں دیتا چلا گیا۔ طاہر کے ایسے کرنے سے ایمان کو خوشی ہوئی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کے نصیب میں اتنا پیارا شخص لکھا تھا۔ میرا ریان کے ساتھ آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی جبکہ عمل کو ریان نے پیچھے بٹھا دیا تھا شہیر کے ساتھ۔ ریان کی نظریں بار بار مرحا کی طرف اٹھ رہی تھیں جس سے مرحا کے چہرے پہ سرخی چھا گئی تھی۔ ریان کی محبت جنون بن کر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ریان کا بار بار مرحا کو دیکھ کر مسکرانا عمل سے چھپا نہیں تھا۔ عمل جلن کی انتہا پہ تھی۔ مرحا بیبی، تمہیں تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی تم زندگی بھر یاد رکھو گی، تیار ہو جو، کل تمہیں ریان کو چھیننے کا پہلا ڈوز ملنے والا ہے۔ عمل دل ہی دل میں سوچتی کل کی پلاننگ کر رہی تھی۔ مرحا کو وہ ایسے ہی نہیں چھوڑنے والی تھی۔ اینی نے گھر کے باہر بائک روکی تو شایان نے جلدی سے اتر کر اینی کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ کیا آپ پاگل ہو گئی ہو؟ ایسے چلاتے ہیں بائک؟ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ میرا نہ صحیح اپنا تو خیال کرو تم، شایان نے اینی سے کہا۔ اینی کا چہرہ شایان کے چہرے کے بے حد قریب تھا جبکہ شایان کا اس طرح قریب آنا اینی کی زبان کو بریک لگا گیا تھا۔ وہ نروس ہوئی تھی، دونوں کی دھڑکنوں نے ایک ساتھ شور مچایا تھا۔ شایان کی نظریں اینی کے چہرے پر جمی تھی جو اس کے قریب آنے پہ نظریں چرا رہی تھی۔ شایان جانتا تھا یہ ایک واحد طریقہ ہے اینی کو کنٹرول کرنے کا۔ شایان کی قربت سے اس کا گھبرانا اس کی بولڈنس کو سائڈ کر دیتا تھا۔ اینی کا گھبرانا بنتا بھی تھا، آج تک کوئی لڑکا اس کے قریب نہیں آیا تھا، ایسے میں شایان کی قربت اس کو بکھلا دیتی تھی۔ شایان کے چہرے پہ مسکراہٹ گہری ہوئی، اسے اینی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھ آ گیا تھا، اور پھر کل تو ویسے بھی ان دونوں کا نکاح تھا۔ اس کے بعد شایان صحیح سے اینی کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اینی کو مزید تنگ کرے بنا وہ پیچھے ہوا تو اینی کا سانس بحال ہوا۔ اینی کا گھبرانا، نظریں چرانا شایان کے دل میں انجانا سا احساس پیدا کر گیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اندر چلا گیا تو اینی بھی خود کو نارمل کرتی اس کے پیچھے اندر گئی۔ اینی اندر آئی تو شایان شیراز سے مل رہا تھا۔ شیراز کو دیکھ کر اینی سر پٹائی تھی۔ شیری بیٹا،
इससे मिलो, ये शयान की होने वाली वाइफ है, एनी। एहतशाम साहब ने एनी का तारुफ करवाया था। शरात बहुत गौर से देख रहा था। शरात की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो एनी को पहचान चुका है। एनी ने नामहसूस अंदाज में शरात को कुछ भी बोलने से मना किया तो वो इसकी बात समझकर आंखों के इशारे से शरात ने ओके का सिग्नल दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? शहरी ने मुस्कुराकर पूछा तो एनी ने भी मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एनी ने जवाब दिया। एनी बेटा, ये रेहान का दोस्त है। समीना बेगम ने बताया तो उसने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई। रेहान के साथ साथ बाकी सब लोग भी आ गए थे। रेहान, शहरी और बाकी सब लड़कों को लेकर अलग चला गया था क्योंकि वो जो प्लानिंग कर रहा था इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए था। शहरी जो जो कहा था सब हो गया ना अरेंज? रेहान ने शराब से पूछा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। फिक्र नहीं करो, सब कुछ हो गया, जैसा तुमने बोला है सब वैसा ही होगा। भाई आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सारी तैयारी डन है। मिरहा का बर्थडे बहुत ज़बरदस्त होगा, शायान शामिर ने कहा तो रेहान मुस्कुराया। मिरहा की बर्थडे में सिर्फ 5 दिन रह गए थे। रेहान ने इसके लिए बहुत बड़ा बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था और इसी में वो मिरहा को प्रपोज करने वाला था। बस अब मिरहा की बर्थडे का इंतजार था। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। कल की तकरीबन सारी तैयारी ही मुकम्मल थी। वक्त कम था लेकिन फिर भी रेहान, साहिर और शहीर ने मिलकर सारे काम आसानी से संभाल लिए थे। शायान और शामिर को इन लोगों ने कोई काम नहीं करने दिया था। ईमान अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब रेहान ने इसे पुकारा। ईमान बच्चा, मेरा तुम्हारे कमरे में है? रेहान ने पूछा। जी भैया, आज वो मेरे कमरे में सोएगी। अच्छा, इसको छत पे भेजना, मुझे काम है, रेहान ने ईमान से कहा और छत की तरफ चला गया। ईमान मुस्कुराते हुए कमरे में आई तो मेरा कपड़े चेंज करके शर्ट और ट्राउजर पहने सोने की तैयारी कर रही थी। लो, तुमने चेंज भी कर लिया? ईमान ने मेरा को देखकर कहा तो मेरा ने एक नज़र घड़ी को देखा था। रात का 1 बज रहा है बेटा जी, अब भी चेंज नहीं करती क्या? मेरा बोलकर अपना तकिया सेट करने लगी। जब ईमान की बात पे इसके हाथ रखे। भैया छत पे बुला रहे हैं, तुम्हें कह रहे हैं, काम है तुमसे। मिरहा ने मेरा मरहा ईमान ने मिरहा के कंधे से कंधा टकराकर कहा तो मिरहा का चेहरा ब्लश करने लगा। इस टाइम क्यों बुला रहे हैं? इतनी रात हो गई है। मिरहा ने मिनमिनाते हुए कहा। लड़की खबरदार, मेरे भाई को ज्यादा इंतजार करवाया, मैं बहुत बुरी वाली नंद बन जाऊंगी। ईमान ने कमर पे हाथ रखकर मसनू घूरते हुए कहा तो मिरहा की हंसी निकली। अब हंसो नहीं, जाओ ये दुपट्टा ओढ़ लो, कवर हो जाएगा। ईमान ने मिरहा को दुपट्टा दिया और कमरे से बाहर निकाला। खुद को दुपट्टे में छुपाकर मिरहा छोटे छोटे कदम उठाती छत की तरफ चली गई। रेहान छत पे रखे झूले पे बैठा चांद देख रहा था जब मिरहा की आहट पे इसने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा। मिरहा ने खुद को चादर से कवर किया हुआ था। रेहान मुस्कुराया। मिरहा इसके करीब आई तो रेहान ने इसका हाथ पकड़कर अपने साथ झूले पे बिठाया। रात की खामोशी, ठंडी हवाएं और चांद की रोशनी ने एक अलग ही दिलफरेब माहौल बनाया हुआ था। मिरहा, रेहान ने चांद को देखते हुए से पुकारा। जी। मिरहा की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। मुझसे मोहब्बत करती हो? रेहान के अचानक सवाल पर मिरहा की नजरें झुकी। रेहान मिरहा को देखकर मुस्कुराया। मैं जानता हूँ करती हो, बेहद मोहब्बत करती हो, रेहान ने कहा तो मिरहा के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली। मुझे मरता तड़पता देख सकती हो मिरहा? रेहान के अचानक इस तरह पूछने पर मिरहा ने रेहान को देखा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं रेहान? मिरहा की आवाज में नमी घुली थी। रो नहीं मिरहा, मुझे बताओ, मुझे मरता तड़पता देख सकती हो? मिरहा की आंख से बेसख्त आंसू निकला। मिरहा ने ना में गर्दन हिलाई। तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी से मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है। तुम हो तो मैं हूँ और तुम नहीं हुई तो रेहान हैदर भी मर जाएगा। रेहान। रेहान की बात पे मिरहा ने तड़प कर उसका नाम पुकारा। मिरहा, मैं चाहता हूँ मेरी मोहब्बत मेरा साथ तुम्हारी ताकत बने, कमजोरी नहीं। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ, मगर कभी कोई ऐसा वक्त आता है जिस वक्त मैं तुम्हारे साथ ना हूँ और तुम परेशानी में हो तो तुम क्या करोगी? मिरहा रोगी, मुझे पुकारोगी और बस? तुम लड़ोगी नहीं? अगर कभी ऐसा लम्हा आता है जब तुम खतरे में हो और मैं तुमसे दूर हूँ तो क्या तुम कब कुछ नहीं करोगी? अपने रेहान की जान का नुकसान होने दोगी? कभी सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो जी भी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम मजबूत बनो, न डर बनो, हालात को फेस करने की कोशिश करो, ताकि अगर किसी मुसीबत के लम्हे में मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो तुम खुद की हिफाजत कर सको। तुम्हारी जान सिर्फ तुम्हारी नहीं है मिरहा, तुम्हारी जान से मेरी सांसें जुड़ी हैं। क्या तुम किसी को भी हक दोगी कि वो तुम्हारी रेहान की सांसें छीन ले? मैंने नोट किया है तुम घबराने लगी हो, भीड़ में डरने लगी हो, ज्यादा लोगों को देखकर तुम्हें खौफ आने लगता है। ऐसी जिंदगी नहीं गुजरती मिरहा, ऐसे हालात से मुकाबला करना पड़ता है, बेखौफ होकर हालात के सामने खड़ा होना पड़ता है। याद रखना, तुम जितना दुनिया से डरोगी ये तुम्हें उतना ही डराएगी। जब मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है, साहिर तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम्हें डरना तो नहीं चाहिए ना? मैं अपनी जान को मजबूत देखना चाहता हूँ। कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है
जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम खतरे में हो तो वहाँ डरने और रोने की बजाय अपने आप को रिलैक्स रखकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, देखना, हर चीज़ पे गौर करना। कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो तुम्हें इस मसले से निकाल देगा। रोने से, डरने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगा, और अगर कोई तकलीफ़ तुम्हें हुई तो मैं तड़पूँगा मिरहा। मुझे पूरा यकीन है तुम अपने रेयान को कभी मरता तड़पता नहीं छोड़ोगी। रेयान ने बहुत मोहब्बत से मिरहा को समझाया था। मिरहा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। रेयान के पूछने पे इसने फौरन गर्दन हाँ में हिलाई। वो रेयान का ये भरोसा कभी टूटने नहीं देगी। वो रेयान को तकलीफ नहीं देगी। मिरहा ने खुद से वादा किया। रेयान ने मिरहा के आंसू साफ किए। अब बस बिल्कुल चुप रोना नहीं है। तुम्हारे आंसू बहुत तकलीफ देते हैं मिरहा, रेयान ने कहा। तो मिरहा ने जल्दी से आंसू बिल्कुल साफ किए और मुस्कुराकर रेयान को देखा। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ तुम मेहंदी कब लगवाओगी? रेहान ने पूछा तो मिरहा मुस्कुराई। कल आएंगी मेहंदी लगाने लड़कियां। मिरहा ने जवाब दिया तो रेहान ने अपने साइड से मेहंदी निकालकर मिरहा के सामने की। मिरहा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। मेरी ख्वाहिश है तुम्हारे हाथ पे अपने नाम की मेहंदी अपने हाथों से लगाने की। रेहान ने मिरहा को मध्यम आवाज में कहा तो मिरहा के गालों पे सुर्खी छा गई। रेहान ने मिरहा का हाथ थामा और इसकी हथेली पे मेहंदी से दिल बनाकर अपना नाम लिखा। मुझे बस इतना ही आता है, रेहान ने मुस्कुराकर कहा। जबकि मिरहा ने अपना हाथ देखा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। रेहान ने इसका दूसरा हाथ थामा और इस पे भी दिल बनाकर अपना नाम लिखा। मिरहा के दोनों हाथों की हथेलियों पर रेहान की मोहब्बत का रंग चढ़ा था। मिरहा के चेहरे की मुस्कान रेहान के दिल को सुकून दे रही थी। मिरहा रेहान की लगाई मेहंदी देख रही थी, जबकि रेहान की नजरें मिरहा के चेहरे का तवाफ कर रही थी। तभी एक तेज हवा के झनके से मिरहा के बाल बिखर के चेहरे के गिर्द बिखरे। रेहान ने बहुत मोहब्बत से मिरहा के बालों को समेटा था। बालों को कान के पीछे करके रेहान ने मिरहा का चेहरा अपने हाथ में लिया। हम भी कल निकाह कर लेते हैं ना, मुझसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। रेहान ने मिरहा के चेहरे के करीब सरगोशी की तो इसने अपना सांस रोक लिया। रेहान का चेहरा मिरहा के चेहरे के इतने करीब था कि रेहान की सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। मिरहा ने घबरा कर चेहरा फेरा तो रेहान भी होश की दुनिया में वापस आया। बोलो कर लें कल निकाह? रेहान ने मिरहा से पूछा तो वो शर्माती हुई वहां से भाग गई। मिरहा के इस तरह जाने पे रेहान के चेहरे पे जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट बिखरी। बस मिरहा, अब ये दूरियां मैं बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूँ। अब बहुत हुआ, मुझे दादा जान से बात करनी पड़ेगी। रेहान ने अपने आप से कहा और मुस्कुराकर अपने रूम में चला गया। निकाह की तैयारी सूरज निकलते ही शुरू हो चुकी थी। ऐनी और नूर को भी समीना बेगम ने यही बुलाया था, क्योंकि निकाह की रस्म इनके गार्डन में रखी गई थी। ऐनी और नूर के हाथों को बहुत खूबसूरती से मेहंदी से रंगा गया था। मिरहा और ईमान भी मेहंदी लगवा चुकी थी। मिरहा की हथेलियों पे मेहंदी देखकर सबने इसे बहुत छेड़ा था, मगर जब रेहान ने आकर ये कहा कि ये मेहंदी इसने खुद मिरहा के हाथ पे लगाई है, तो सबने ही दोनों को ढेर सारी दुआएं दी थी। बताओ जरा, मेहंदी लगा रहा है लड़का होकर, कहाँ लड़कियों के नाम से भी गुस्सा हो जाता था, और कहाँ अब लड़की के पीछे लट्टू बना घूम रहा है। समरीन बेगम ने अमल के कमरे में आकर गुस्से से कहा तो वो मुस्कुरा दी। फिक्र नहीं करे मामा, इसकी मेहंदी के रंग को खून के रंग में ना बदला ना तो मेरा नाम भी अमल नहीं। अमल ने नफरत से कहा और एक शापर उठाकर देखा। अमल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। बस कुछ देर बाद और इसके बाद मिरहा के लिए अमल का पहला वार तैयार था। इसने शापर को बंद किया और संभाल के रख दिया। अमल तुम क्या करने वाली हो? इस लड़की को नुकसान देने के चक्कर में खुद को तकलीफ में मत डालना बेटा, समरीन बेगम ने परेशानी से कहा। मामा बेफिक्र रहें, सब वैसा ही होगा जैसा मैंने सोचा है। जोहर की नमाज के बाद शामिर शयान का निकाह था, जबकि साहिर और ईमान की मंगनी की रस्म असर के बाद रखी गई थी। पार्लर वाली ने आकर ऐनी और नूर को बहुत महारत से दुल्हन बनाया था। वो दोनों दुल्हन बनकर बेतहाशा हसीन लग रही थी। समीना बेगम ने दोनों की नजर उतारी। ईमान, मैंने एक बॉक्स दिया, रेहान कहता हुआ ईमान के रूम में दाखिल हुआ, मगर वहां पार्लर वाली ईमान और मेहरा को तैयार कर रही थी। भैया वो मैं निकलवा देती हूँ। मेहरा तुम तैयार हो गई ना? प्लीज भैया को वो बॉक्स निकाल दो, तुम्हारी वार्डरोब में होगा। ईमान ने मेहरा से कहा तो वो अपने रूम में जाने लगी। रेहान की नजरें मेहरा के ऊपर से हटने से इनकारी थी। एक तो वो पहले ही इतनी खूबसूरत थी, ऊपर से ये मेकअप और पिंक कलर कर रहा है तो इसे बहुत पुरकशिश बना रहा था। रास्ता दें, मिरहा ने रेहान से कहा तो वो मुस्कुराकर साइड पर हुआ और मिरहा के पीछे चल दिया। अब मिरहा अपने कमरे में आई तो रेहान ने इसका हाथ खींचकर इसे दीवार से लगाया। मिरहा नर्वस थी, जबकि रेहान इसे गहरी नजरों से देख रहा था। ये तुमने क्या कर लिया मेरी जान? रेहान ने मिरहा को देखकर कहा तो रेहान को कंफ्यूज नजरों से देखने लगी। क्या क्या करा मैंने? मिरहा ने मध्यम आवाज में पूछा। ये इतना सारा मेकअप क्यों करवा लिया जानम? रेहान ने मिरहा को अपनी नजरों के इशारे में लिया हुआ था। मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? मिरहा ने रोती सूरत बनाकर कहा तो रेहान मुस्कुराया। मैंने कब कहा अच्छी नहीं लग रही?
बहुत हसीन लग रही हो, मगर मेरी जान तुम्हें इस बनावटी रूप की जरूरत नहीं है। उसने तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को छुपा दिया है। रेहान ने कहा तो मिरहा एक के पास से हटकर आईने के सामने खड़ी हुई। मिरहा ने नजर भरकर खुद को देखा। पिंक कलर की खूबसूरत सी फ्रॉक जो रेहान ने इसके लिए खुद पसंद की थी, इस पर बहुत जच रही थी। मगर रेहान की बात ठीक थी, मेकअप की वजह से वो बड़ी-बड़ी लग रही थी। मिराह ने आईने में से अपने पीछे खड़े रेहान को देखा जो उसे ही देख रहा था। रेहान मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया। जाओ मुँह धोकर आओ। रेहान की बात पर मिराह ने ना में गर्दन हिलाई। फिर मुझे दोबारा तैयार होना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा ना? मिराह ने मिनमिनाते हुए कहा, नहीं लगेगा टाइम, आई प्रॉमिस। रेहान ने कहा तो वो मुंह बनाती वॉशरूम में बंद हो गई। रेहान को उसके चेहरे की मासूमियत से इश्क था। वो मासूम चेहरा ही तो रेहान के लिए इसकी पूरी जिंदगी बन गया था। भला मिरहा की मासूमियत को वो कैसे मिटने देता? मिरहा की मासूमियत को वो कैसे मिटने देता? मिरहा मुंह धोकर आई तो सॉरी, ये लाइन जो है ना, ये 2 बार लिखी गई है गलती से, दोबारा रिपीट हो गई है। मिरहा मुंह धोकर आई तो रेहान मुस्कुराया और इसे ड्रेसर के सामने बिठाया। आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद। मिरहा की बात मुकम्मल होने से पहले वो मिरहा के होंठों पे उंगली रखकर इसको चुप करवा गया। रेहान ने मिरहा के पास रखे लिपस्टिक शेड देकर सबसे लाइट शेड उठाकर मिरहा के होंठों के करीब लाया। मिरहा हैरानगी से इसे देखने लगी। अब क्या वो इसका मेकअप खुद करेगा? रेहान ने बहुत एहतियात से लिपस्टिक मिरहा के होंठों पे लगाई तो मिरहा ने आईने में खुद को देखा। इसकी लिपस्टिक कहीं से भी खराब नहीं हुई थी। रेहान ने बिल्कुल परफेक्टली इसके लिपस्टिक लगाई थी। इसके बाद रेहान ने काजल उठाया और मिरहा की आंखों में लगाने लगा। मिरहा को यकीन नहीं आ रहा था। रेहान की मोहब्बत का अंदाजा था इसे, मगर ये सब मिरहा के लिए बहुत शॉकिंग था। काजल लगाकर रेहान ने मिरहा की आंखें देखी, फिर मुस्कुराया। इससे ज्यादा मेकअप मुझे तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हारा मासूम सा चेहरा मेरे लिए मेरा सब कुछ है। रेहान ने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखकर कहा। ओ, दरवाजे पर खड़ी ईमान, एनी, रूह ने हुटिंग की तो रेहान और मिरहा ने दरवाजे की तरफ देखा। वो तीनों खड़ी इन दोनों को पता नहीं कब से देख रही थी, मगर रेहान और मिरहा का ध्यान तो एक दूसरे पे था। सबके सराह जाने पर मिरहा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, जबकि रेहान मुस्कुराकर सबको देखता बाहर चला गया। क्या बात है भाई यार मिरहा, रेहान भाई तो तुम्हारे इश्क में पूरी तरह डूबे हुए हैं। एनी ने मिरहा को छेड़ा। सही बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये मेरे ही रेहान भैया हैं। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था रेहान भैया ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ईमान ने भी मिरहा को छेड़ा। सच मिरहा तुम बहुत लकी हो, अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ खुश रखे। नूर ने दुआ दी तो सबने आमीन कहा। कहते हैं माँ बाप के चले जाने के बाद ये दुनिया बहुत रुलाती है, मगर रेहान ने इसकी जिंदगी में आकर इसकी जिंदगी को जन्नत बना दिया था। इसके बाबा के बाद इसे नहीं लगा था कि इसे किसी के कि कोई इसके नखरे उठाएगा, इसे मनाएगा, इसे इतना प्यार करेगा, मगर रेहान ने इन सब बातों को गलत साबित कर दिया था। मिरहा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने रेहान को इसकी जिंदगी में भेजा। निकाह की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। शयान और शामिर ने व्हाइट कलर के शलवार कमीज पर गोल्डन कलर का प्रिंस कोट पहना हुआ था। साहिर ब्लैक कमीज शलवार पे शॉल डाल रखी थी। ये ड्रेसिंग इसे ईमान ने करने को कही थी, तो भला वो इनकार कैसे कर सकता था? और इसमें कोई शक नहीं था, ब्लैक कलर ने साहिर की पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा जाज़िब नज़र बना दिया था। शहीद ने वाइट कलर का शलवार कमीज पहना था, जबकि रेहान ने भी वाइट ही शलवार कमीज पहना था। बस इस पे प्रिंस कोट पिंक और गोल्डन सा था, जो मिरहा के ड्रेस से मिलता हुआ था। समीना बेटा बच्चों को ले आओ। जुल्फ़िकार साहब के कहने पे समीना बेगम एनी और नूर को लेने चली गई। एनी, नूर बेटा चलो, निकाह की रस्म अदा करनी है। समीना बेगम ने आकर कहा तो मिरहा और ईमान ने दोनों को सहारा दिया। एनी और नूर नीचे आई तो सहेल साहब वहीं खड़े थे। अपनी बच्चियों को देखकर आज इनकी भी आंखें नम हो गई थी। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता। कहाँ माँ बाप बच्चों को इतनी मोहब्बत से पालते हैं और इन हाथों में खिलाते हैं और फिर इनको बड़ा करके किसी और को सौंप देना पड़ता है। सोहेल साहब ने कहा था। नूर और एनी ना चाहते हुए भी रो पड़ी थी। सोहेल साहब ने दोनों को गले लगाया। मिरहा एक साइड पे खड़ी ये मंजर देख रही थी। इसे अपने बाबा की कमी महसूस हुई। इसके बाबा भी तो इससे इतना प्यार करते थे, मगर फिर वो इससे बहुत दूर चले गए। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी और कहेगी आसिफ खान जितना अपनी बेटी से प्यार करते हैं इतना कोई अपनी बेटी से नहीं करता होगा। आसिफ की आवाज़ इसके कान में गूंजी तो वो अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं कर पाई। साहिर ने आकर इसके गिर्द बाजू फैलाए तो इसने साहिर की तरफ देखा। रोते नहीं हैं, वो जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में रेहान जैसा शख्स जो लिखा है। साहिर ने मिरहा की तवज्जो रेहान की तरफ दिलाई, जो दूर खड़ा बेचैनी से इसे देख रहा था। मिरहा नम आंखों से मुस्कुराई। इसमें कोई शक नहीं था, अल्लाह ने अगर इसके माँ बाप इससे लिए थे तो इसे बेसहारा नहीं छोड़ा था। रेहान का साथ अता करके अल्लाह ने मिरहा को एक नई जिंदगी दी थी। दोनों दुल्हनों को बाहर लॉन में लाया गया, जहां 2 सोफे आमने सामने रखे हुए थे और बीच में फूलों की लड़ियों से सजा पर्दा
पर्दा सा था। मेरा और ईमान ने नूर और रैनी को लाकर एक तरफ वाले सोफे पर बिठाया तो शामिर और शायान सामने वाले सोफे पर बैठ गए। बाहर लॉन में लाने से पहले ही लाल दुपट्टे से दोनों के चेहरों पर घूंघट कर दिया गया था, इसलिए शामिर शायान को एनी और नूर का चेहरा नहीं दिख रहा था। सोहेल साहब आकर अपनी दोनों बेटियों के बीच में बैठे थे। काजी साहब निकाह शुरू करे। सब निकाह की रस्म अदा करने में लग गए तो अमल सबसे नजर बचाती एक साइड पे बनी टेबल के पास आई, जहाँ थाली में फूल की पत्तियां रखी थी। ये थालियां शहीर ने ऑर्डर पे अमल, मिरा और ईमान के लिए बनवाई थी और इस पे इन तीनों के ही नाम कड़े हुए थे। अमल ने सबसे छुपकर मिरा वाली थाली में से आधी पत्तियां उठाई और इसमें शापर को उल्टा कर दिया। छोटे छोटे कांच के बेशुमार टुकड़े थाली में जा गिरे। अमल ने एक नजर थाली को देखा, फिर मुस्कुराकर थाली में बाकी की पत्तियां वापस डाल दी। कांच के टुकड़े इतने बारीक और इतने सारे थे कि कोई भी इस थाली में हाथ डालता तो इसका हाथ जख्मों से छलनी हो जाता। बी रेडी डियर मिरा, रेहान को मुझसे दूर करने की पहली सजा मुबारक हो। अमल ने दिल ही दिल में मिरा को मुखातिब किया और वहां से बिल्कुल दूर जाकर खड़ी हो गई। अब इसे मजा तब आना था जब मिरा इस थाली में हाथ डालेगी। इन सब ने डिसाइड किया था कि निकाह होने के बाद जब शामिर और शायान दुल्हनों का घूंघट उठाएंगे तब इन पे फूलों की पत्तियां फेंकी जाएंगी। अमल को बस जल्द से जल्द निकाह खत्म होने का इंतजार था। निकाह की रस्म शुरू हुई। सबसे पहले शामिर का निकाह पढ़ाया गया था। नूर ने अपने डैड की सरपरस्ती में अपना आप शामिर हैदर के नाम कर दिया। जब काजी साहब ने शामिर से निकाह की कबूलियत का पूछा तो मिरा और इसकी पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी यादें इसके जहन में घूमी थी और फिर मिरा की मोहब्बत को अपने दिल में दफन करके शामिर ने नूर के साथ को कबूल कर लिया था। इसके बाद काजी साहब ने एनी से इसकी रजामंदी जाननी चाहिए तो वो कुछ नहीं बोली। एनी बेटा क्या हुआ, काजी साहब कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। सोहेल साहब ने कहा, डैड मैं आपके दामाद का सोच रही हूँ, सारी जिंदगी झेल पाएंगे कि मुझे। एनी की आवाज़ वहाँ करीब खड़े सभी लोगों ने सुनी थी, जो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। शायान का दिल चाहे एनी के मुंह पर टेप लगा दे, जहाँ इसका निकाह हो रहा था और इस लड़की के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे थे। काजी साहब ने दोबारा एनी से पूछा, कबूल है मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। एनी ने जवाब दिया तो शायान से घूर कर रह गया। वहां मौजूद सब लोगों ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। ये पहली दुल्हन होगी जो अपने निकाह के वक्त इतनी पटर पटर कर रही है। शायान ने शामिर के कान में कहा तो उसने मुस्कुराहट रोकी। देख ले अभी भी वक्त है, भाग जा, शामिर ने शायान के कान में कहा। ओ तो वो इतराया, अरे यार नहीं, जुल्म होगा बेचारी के साथ, कर ही लेता हूँ निकाह, शायान ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा तो शामिर मुस्कुराकर सीधा हुआ और फिर शायान की रजामंदी ले ली गई। एनी कुरतुलैन शाह से कुरतुलैन शायान हैदर बन गई थी। आज इसे ने अपने वजूद, अपने गम, अपनी खुशियां सब शायान से जोड़ ली थी। आज वो शख्स इसके लिए खास हो गया था। चलो चलो आप लोग ना अभी ये इन लड़कियों को हटाकर अपनी अपनी दुल्हनों के पास जाना, ओके, ईमान ने कहा और अपनी और मिरा की थाली उठाकर लाई। अमल ने भी मुस्कुराकर अपनी थाली थामी थी। इसकी नजरें मिरा के चेहरे पे थी। वो मिरा के चेहरे पे आने वाली तकलीफ दा तासरात को देखना चाहती थी। ईमान ने मिरा की थाली इसे दी। ओके भाई चलें आ जाएं, ईमान ने कहा तो शामिर शायान फूलों की लड़ियों से बने इस पर्दे को पार करके अपनी अपनी दुल्हनों के सामने आकर खड़े हुए। जैसे इन लोगों ने घूंघट उठाया तो ईमान, अमल और मिरा ने एक साथ थाली में हाथ डालकर फूलों को पत्तियों को हाथों में भरा। सबका ध्यान दूल्हा दुल्हन की तरफ था जब एक दर्दनाक चीख ने सबका ध्यान खींचा। मीरा अपना हाथ पकड़े जोर जोर से दर्द से चीख रही थी। रेहान लम्हा जाए किए बिना मीरा की तरफ भागा था। मीरा क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो, रेहान ने बेचैनी से मीरा से पूछा तो इसकी नजर मीरा की हथेली पे गई जो पूरी खून में भीग चुकी थी। मीरा का हाथ देखकर सब लोग ही परेशान हो गए। बारीक छोटे छोटे कांच के न जाने कितने ही टुकड़े मीरा के हाथ को छलनी कर गए थे। मीरा दर्द और तकलीफ से रोने लगी थी। एहतशाम साहब ने सबको पीछे करके अपने डॉक्टर दोस्त को मीरा को देखने का कहा जो इस वक्त निकाह में इनवाइटेड थे। रेहान ने मिरा के हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ था। साहिर इसे भुलाने की कोशिश कर रहा था मगर मिरा का दर्द से बुरा हाल हो गया था। ओ माय गॉड, इनके हाथ में कांच के बहुत सारे टुकड़े घुस गए हैं, आप इन्हें फौरन अस्पताल ले जाएं, इनका ट्रीटमेंट वहीं हो सकता है। रेहान ने बिना वक्त ज़ाया किए मिरा को गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ भागा था। रेहान की हालत खराब हो गई थी। मिरा का खून देखकर वो तड़प उठा था। शामिर शायान ने साथ आने को कहा तो साहिर ने इन दोनों को रोक दिया। इनका अभी अभी निकाह हुआ था, इनका घर पे रहना जरूरी था। रेहान मिरा को लेकर पीछे बैठा तो साहिर ने गाड़ी की फ्रंट सीट संभाली और गाड़ी तेजी से अस्पताल के रास्ते पर डाल दी। मेरा दर्द से मचल रही थी, इसकी हथेली में बहुत ज्यादा चुभन
चुभन हो रही थी, ऊपर से इसका खून भी बह रहा था। मेरा मेरी जान, मेरा बच्चा अभी ठीक हो जाएगा, हम जा रहे हैं ना अस्पताल, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ रो मत। रेहान ने प्यार से मिरहा से कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है रेहान, बहुत चुभन हो रही है। मिरहा ने रोते हुए रेहान से कहा तो उसकी खुद की आंख से आंसू बह निकला। वो मिरहा को हर दर्द से दूर रखना चाहता था, और जहाँ वो इसी कदर तकलीफ में थी। तो रेहान और साहिर मिरहा को इमरजेंसी भी ले गए, तो मिरहा के हाथ से बहते खून को देखकर डॉक्टर फौरन इसके ट्रीटमेंट के लिए आगे आ गए थे। मिरहा के खून से रेहान के वाइट कपड़े लाल हो रहे थे, मगर इसे परवाह नहीं थी। इसे बस इस वक्त मिरहा की फिक्र थी, जो दर्द से तड़प रही थी। आप इनके हाथ को मजबूती से पकड़ के रखें, ऐसे ये हाथ हिलाएंगी तो मैं इनके हाथ से कांच नहीं निकाल पाऊंगा, डॉक्टर ने रेहान को देखकर कहा। रेहान ने मिरहा का हाथ मजबूती से पकड़ा और इसका सर अपने सीने पर रखा। मिरहा, मेरा बच्चा, अभी दर्द ठीक हो जाएगा, प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। रेहान मिरहा को बहला रहा था, तो डॉक्टर ने रेहान को मुखातिब किया, मिस्टर रेहान, आपका खुद का हाथ कांप रहा है, प्लीज आप हाथ नहीं हिलने दें। डॉक्टर की बात सुनकर साहिर ने मिरहा का हाथ पकड़ा था। वो रेहान की कंडीशन समझ सकता था। इस वक्त रेहान खुद इतना बुखलाया हुआ था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मिरहा मुसलसल रो रही थी। कांच का एक एक टुकड़ा निकलते वक्त इसे और भी ज्यादा तकलीफ होती। रेहान ने मिरहा का सर अपने सीने पर रखा हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में हाथ फेर रहा था, जबकि मिरहा ने एक हाथ से रेहान के कॉलर को मजबूती से थामा हुआ था। डॉक्टर ने कांच के सारे टुकड़े निकालकर दवा लगाकर मिरहा के हाथ की बैंडेज की। बहुत बारीक कांच थे, मगर 3-4 टुकड़े थोड़े बड़े थे, जो हाथ को गहरा काट गए हैं। इनका हाथ बहुत ज़्यादा जख्मी है, तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। मैं दवा लिख रहा हूँ, टाइम से देते रहें, और हर 12 घंटे के बाद इनके हाथ की पट्टी खोलकर दवा लगाकर दोबारा पट्टी बांधनी है। कम से कम 3-4 बार करना होगा। एक पेन किलर इंजेक्शन लिख रहा हूँ, इससे इनके दर्द में कमी आ जाएगी। डॉक्टर ने हदायत दी तो रेहान और साहिर ने हाँ में गर्दन हिलाई। नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। रेहान प्लीज, डॉक्टर को बोले ना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मिरहा ने रोते हुए रेहान से कहा। मिरहा, मेरी जान, मैंने क्या समझाया था, बहादुर बनना पड़ता है ना, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। तुम इस इंजेक्शन से ऐसे डरोगी तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि तुम कभी किसी परेशानी का सामना कर पाओगी। रेहान ने मिरहा को समझाया। साहिर इन दोनों को देखकर मुस्कुराया। मिरहा के लिए रेहान से बेहतर साथी हो ही नहीं सकता था। इसकी मोहब्बत, इसकी दीवानगी का गवाह साहिर खुद था। मिरहा ने रेहान की बात समझकर अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश की। इंजेक्शन देखते ही मिरहा ने अपना सर वापस रेहान के सीने पर रख दिया, तो इसके बालों में उंगलियां चलाकर इसे रिलैक्स करने लगा। देखो, हो भी गया, बस इतनी सी बात है, मेरी जान बहुत बहादुर है। रेहान ने प्यार से मिरहा के गले गाल खींचे। आपके कपड़े खराब हो गए। मिरहा की नजर रेहान के कपड़ों पर गई, जिस पर खून के धब्बे लगे थे। ये कपड़े मेरे लिए बहुत खास हो गए हैं, इसमें तुम्हारा खून लगा है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा ताकि मुझे याद रहे, तुम्हारे मामले में मुझे कभी लापरवाह नहीं होना। रेहान ने मोहब्बत से कहा, तो मिरहा नजरें झुका गई। जी, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट एपिसोड लेकर कल फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।